फ्रेंड्स, आज की कहानी है हवस का राक्षस भाग 2। 1 साल के भीतर ही विनोद से मेरा तलाक हो गया। अब मैं राहत महसूस कर रही थी। वो अभी भी जेल में ही था। मम्मी जी से कभी कभार फ़ोन पर बातचीत हो जाती। विनोद की गलती के लिए उनको क्यों कसूरवार ठहराती। उन्होंने तो हर कदम पर मेरा ही साथ दिया। वो ईशानी से मिलने कभी कभार घर आ जाया करती। मम्मी को दिल की बीमारी की शिकायत थी। कभी कभी वो खिंच भी जाती थी जब ईशानी उन्हें परेशान करती। मैं दिन में ट्रेनिंग करती और रात में कॉलेज की पढ़ाई करती। शनिवार रविवार कॉलेज की क्लासेज अटेंड करती। इतनी व्यस्तता के बीच बेचारी बच्ची पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती थी। मेरी परेशानी देख मम्मी जी ने सुझाव दिया कि ईशानी को उनके पास छोड़ जाया करूं। अब ईशानी उनकी देखरेख में थी। देखते देखते 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। विनोद जेल से रिहा होकर घर आ गया। मैंने अब ईशानी को मम्मी जी के पास भेजना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती थी विनोद की परछाई भी मेरी बच्ची पर पड़े। 6 साल बाद मम्मी दिल की बीमारी से हार गई। पापा भी मम्मी के गम में गुमसुम उदास व दुर्बल से हो गए थे। मैं सीनियर नर्स बन चुकी थी। मोहित जी यानी कि छवि के भाई व अस्पताल के मालिक बहुत ही अच्छे इंसान थे। सिंगल मदर की परेशानियां समझते हुए मुझ पर रियायत कर देते काम के घंटों को लेकर। सब ठीक ठाक चल रहा था। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो गई। घर में ईशानी और पापा की देखभाल के लिए मैंने एक भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर दिया जो दिन रात घर पर ही रहती थी। पिछली यादों के नाग कभी कभी फन फैला कर आ जाते तो मैं खुद को घर के कामों में और ज़्यादा व्यस्त कर देती। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी, लेकिन नहीं, ये शायद मेरा भ्रम ही था। ऐसा अच्छा मेरा नसीब कहाँ। एक दिन जब मैं घर पर ही थी तभी ईशानी बड़े गुस्से से घर आई। बैग सोफे पर पटक कर मुझसे बोली, मम्मा आप बहुत ज़्यादा गंदी हो। आपने मेरे पापा को जेल भिजवाया था ना। क्या बोल रही है ईशु, किसने कहा तुझसे ये सब। वो समीक्षा बोल रही थी। आप सब ने मिलकर मेरे पापा को जेल भिजवा दिया और मुझे मेरे पापा से अलग कर दिया। मुझे पापा के पास जाना है। कहीं नहीं जाएगी तू। हमारा उनसे अब कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, मैं तो जाऊंगी। पहले भी तो मैं दादी के पास जाती रहती थी, तो अब क्यों नहीं जाने देती हो। मुझे पता है आपने मेरे पापा से डिवोर्स ले लिया है, पर मैं तो हूँ ना उनकी भी बेटी। आप मुझे नहीं रोक सकती उनके पास जाने से। आपने उनसे तलाक लिया है, मैंने नहीं। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनका हाथ झटक दिया। पापा गिरते गिरते बचे। उस पल मुझे वही मंजर याद आ गया जब विनोद ने पापा को धक्का दिया था। मैंने ईशानी को जोर का थप्पड़ मार दिया। वो रोते रोते अंदर कमरे में भाग गई। आज पहली बार मैंने अपनी बच्ची पर हाथ उठाया था। मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी। ईशानी ही तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। उसे दुख देकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगी। अभी 10 साल की छोटी सी बच्ची ही तो है। पता नहीं उसके नन्हे दिमाग में क्या चल रहा होगा। पहले जब वो अपने पापा के बारे में पूछती थी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बहला फुसला देती थी, पर अब वो बड़ी हो रही है, पर उसे असली वजह भी तो नहीं बता सकती थी। मैं कमरे में गई तो वो सो चुकी थी। मैंने मम्मी जी से फ़ोन पर सब बातें बताई। उन्होंने कहा विनोद के ऑफिस जाते वो घर आएगी। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी जिससे ईशानी के साथ समय बिता सकूं। ईशानी की भी 2 दिन की छुट्टी हो रही थी। मम्मी जी, मैं और ईशानी इमामबाड़ा घूमने निकल गए। बुद्धा पार्क में खूब झूले झूले, आइसक्रीम खाई। हमने खूब मस्ती की, चाट खाई। शाम को घर वापस आ गए। ईशानी का मूड थोड़ा सा ठीक हुआ, पर वो मुझसे कटी कटी ही रही। अपनी दादी से ही बात करती रही। शायद अभी भी वो गुस्सा थी। ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, मैंने खुद को तसल्ली दी। मम्मी जी विनोद के ऑफिस जाने के बाद अक्सर घर या अस्पताल मुझसे और ईशानी से मिलने आ जाया करती थी। एक दिन उन्होंने बताया विनोद दवाई दिन किसी न किसी महिला सहकर्मी या किसी लड़की के साथ नजर आता है। कभी कभी उन्हें घर पर भी ले आता है। मेरे मना करने पर उसने रोक टोक से बचने के लिए मुझे आउट हाउस में रहने को बोल दिया है। इतना सब होने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बहुत दुख हुआ मम्मी जी को इस उम्र में अपने ही बेटे द्वारा उपेक्षित व अपमानित होकर एकाकी जीवन जीते हुए देखकर। फिर भी बेटे के लिए कितनी दुखी व चिंतित रहती है। क्या स्त्री जीवन इसी तरह संघर्ष करने, खुद से जूझने व अपने वजूद को तलाशने के लिए है। 3 साल बाद मम्मी के जाने के बाद अकेलेपन व बीमारी से ग्रसित पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं एक बार फिर से टूट गई। ऐसे वक्त में छवि और विभोर मेरे साथ में खड़े थे। मोहित भी अब अक्सर घर आने लगे थे। ईशानी की मोहित से अच्छी पटने लगी, पर मुझे किसी भी पुरुष की उपस्थिति अपनी या ईशानी की जिंदगी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी।
पर मोहित मेरे बोझ थे, तो मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कह पा रही थी। तो मैंने छवि को बोला कि वो अपने भाई को समझा दे, मुझसे या ईशानी से नज़दीकियाँ न बढ़ाए। जब छवि ने मुझे बताया, सानवी, भाई तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में, तेरे तलाक के बारे में सब कुछ जानते हैं और तुझसे शादी करना चाहते हैं, पर तुझसे बात करने से पहले वो ईशानी का दिल जीतना चाहते हैं, जिससे कि वो उन्हें पिता के रूप में स्वीकार कर ले। अब तू ही बता, तू अकेले ईशानी की परवरिश कैसे करेगी? अब तो अंकल भी नहीं रहे, जो कम से कम घर में उसके साथ तो थे। नौकर चाकरों के भरोसे कहीं बच्चे नहीं पलते हैं और ना ही सुरक्षित है। तू ही बता, तू जब काम पर जाती है तो तुझे ईशानी की कितनी फिक्र रहती है। भाई उसे अपना नाम व सुरक्षा देना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? छवि के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ी रही। एक तरफ विनोद की प्रताड़ना से डरी हुई थी, उसकी वजह से पुरुष जाति के प्रति नफरत थी। दूसरी तरफ ईशानी के भविष्य को लेकर चिंता। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर थी, तभी रूपा का फ़ोन आया। घबराई हुई आवाज़ में उसने कहा, दीदी, ईशानी बेबी स्कूल से नहीं आई। वो स्कूल बस में भी नहीं थी। मैंने स्कूल में भी पता किया तो वहाँ भी नहीं थी। मेरे कांटों तो खून नहीं, फ़ोन हाथ से छूट गया। मैं बेतहाशा दौड़ी जा रही थी। लग रहा था मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जल्दी से ऑटो में बैठकर छवि को फ़ोन लगाया। छवि विभोर भी निकल पड़े उसे ढूंढने। मोहित उस वक्त अस्पताल में नहीं थे। जब उन्हें पता चला तो वो भी ढूंढने चल दिए। मैं लगातार रोती जा रही थी। ईशानी की सभी सहेलियों का घर फ़ोन करके पूछा, किसी को कुछ नहीं पता था। तभी मम्मी जी का फ़ोन आया कि ईशानी उनके पास है। मेरी जान में जान आई ये खबर सुनकर। मैंने ऑटो वालों को मम्मी जी के यहाँ चलने को बोला और सबको खबर कर दी कि ईशानी मिल गई है। मम्मी जी के पास बैठी ईशानी बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुझे देखते ही उसने मुंह बना लिया और बोली, आप क्यों आई हो यहाँ? अब से मैं यही रहूंगी दादी और पापा के पास। आप रहो जाकर अपने मोहित अंकल के साथ। क्या बोल रही है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि मैं मोहित के साथ रहूंगी? मैंने खुद अपने कानों से सुना था। उस दिन छवि आंटी आपसे उस आदमी के साथ शादी करने को बोल रही थी। मैं उनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें अपने पापा बना लूँगी। और आपको तो नए पति मिल जाएंगे, पर मैं उन्हें अपने पापा कभी नहीं मानूंगी। जब मेरे पापा हैं तो मैं किसी और को अपना पापा क्यों मानूं? नहीं मेरी बच्ची, मैं किसी से शादी नहीं कर रही हूँ। तू तो मेरी जान है। तुझे छोड़ के मैं कैसे जी पाऊंगी? चल मेरा बच्चा, मैं और तुम, बस हम दोनों एक साथ रहेंगे जीवन भर। मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। तेरे साथ रहूँगी हमेशा। लेकिन मुझे पापा भी चाहिए साथ में। आप भी यहीं रहो तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आप, मैं, पापा और दादी, कितना अच्छा रहेगा ना। मैं बेबस लाचार निडाल हो धम से वहीं बैठ गई। मम्मी जी ने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। उन्होंने ईशानी को कहा कि वो गार्डन में जाकर खेल ले, वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ईशानी के जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो उसे प्यार से समझा बुझाकर कल घर ले आएगी। शनिवार रविवार वैसे भी उसके स्कूल की छुट्टी है। संडे की शाम को उसे ले जाएगी। वैसे भी विनोद 4-5 दिन के लिए टूर पर गया है। मैं निश्चिंत होकर घर आ गई। संडे को जब मम्मी जी ईशानी को लेकर नहीं आई तो मैंने फ़ोन किया तो वो बोली उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो सोमवार को उसे वही स्कूल छोड़ देगी। सोमवार की सुबह सुबह करीब 5 बजे मेरा फ़ोन बजा। इतनी सुबह किसका फ़ोन आया होगा? शायद हॉस्पिटल से होगा। फ़ोन उठाया तो मम्मी जी का फ़ोन था। सानवी, मैंने विनोद को मार दिया। क्या क्या बोल रही हैं मम्मी जी? मार दिया मतलब? तू बस आ जा। ओके ओके, मैं आती हूँ। मैं हैरान परेशान बदहवास हो जल्दी से उनके घर की तरफ भागी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब हो गई उनकी? और अरे, मैंने ईशानी के बारे में तो पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, जा तो रही हूँ, सब पता चल जाएगा। खुद से बातें करते हुए कब उनके घर पहुँच गई मुझे पता ही नहीं चला। जब रिक्शे वाले ने कहा कि घर आ गया है, तब होश आया। मैंने उसे वहीं रुकने को कहा, क्या पता उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। आउट हाउस का रास्ता गार्डन से होकर जाता है। मैं भागी भागी अंदर जाने लगी। गार्डन की तरफ मैंने जो नज़ारा देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मम्मी जी के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी है। नीचे जमीन पर विनोद खून से लथपथ पड़ा है। मैं कुछ पल में स्तंभ व जड़वत सी रह गई। तभी मेरी नज़र झाड़ियों के पीछे छुपी ईशानी पर पड़ी। वो डरी सहमी थर थर काँप रही थी। मैंने दौड़कर उसे गोद में उठाया। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? मेरी गोद में आते ही वो बेतहाशा रोने लगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप कराया। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बहुत डरी हुई थी मेरी बच्ची।
मम्मी जी भी बस सुनने में ताके जा रही थी। बीच बीच में चिल्लाने लगती, मैंने मार डाला अपने बच्चे को, मार डाला मैंने अपने बच्चे को। थोड़ी हिम्मत करके मैंने पहले पुलिस को फोन किया और फिर छवि को। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ गई और छवि, विभोर व मोहित भी आ गए। विनोद के प्राण पखेरु हो चुके थे। पुलिस ने मुझसे व नौकरों से पूछताछ करके मम्मी जी को हिरासत में ले लिया। फोरेंसिक की टीम भी आ गई। ईशानी से पूछताछ की तो वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तब तक मम्मी जी संभल चुकी थी। अपने बयान में उन्होंने जो बताया वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी जी ने बताया, संडे को विनोद अचानक टूर से आ गया। रात में वो पीछे गार्डन में अकेला बैठा शराब पी रहा था। ईशानी भी अचानक वहां पहुंच गई। पिता से मिलने की बेताबी तो थी ही बच्ची में, तो विनोद को देखते ही पापा पापा कहकर उसे जाकर लिपट गई। नशे में धुत उस राक्षस को अपनी बेटी हवस पूर्ति का साधन नजर आई। ईशानी की चीख सुनकर मैं भागी चली आई। मैं उसे बचाने लगी तो विनोद ने मुझे धक्का मार दिया। रात को नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में सोने चले जाते हैं। मेरी आवाज़ सुनकर जब कोई नहीं आया तो मैंने पास में पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। वो ईशानी को लेकर कमरे में जाने लगा तो मैंने कुल्हाड़ी उसके ऊपर फेंक कर मारी, जो उसके सिर पर जा लगी। पर मैंने अपनी बच्ची को बचा लिया। सानवी, मैंने तेरी बच्ची को बचा लिया। मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने अपने बेटे को मार दिया। मैंने एक राक्षस का अंत किया है। हाँ हाँ, मम्मी जी कभी अट्टास करती, कभी फूट फूट कर रोने लगती। विभोर ने मम्मी जी के लिए एक अच्छा वकील कर दिया। बचाव हेतु गैर इरादतन की गई इस हत्या के लिए मम्मी जी को नामात्र की सजा सुनाई गई। 1 साल बाद उस हादसे के बाद ईशानी को नॉर्मल होने में काफ़ी वक्त लगा। जेल से छूटने के बाद मम्मी जी को हम अपने घर ले आए। ईशानी ने एक संडे को एक सरप्राइज पार्टी रखी। मुझे सुकून मिल रहा था कि मेरी बच्ची आज बहुत खुश है। पूछने पर बोली, सरप्राइज बताते थोड़ी हम मम्मा, आप बिना बुद्धू हो एकदम। अरे बाबा, वेट एंड वॉच, पहले सबको आने तो दो। अच्छा बाबा, ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। मैं तो बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। थोड़ी ही देर में छवि, विभोर और मोहित भी आ गए। चाय नाश्ता हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स का एक दौर चल गया। अब तो खाना लगवाने लगी टेबल पर सरप्राइज का खुलासा नहीं कर रही थी। खाना खत्म होने के बाद उसने रूपा को आवाज लगाई, मौसी टेबल साफ कर दो और आइसक्रीम निकाल दो सबके लिए। जी ईशानी बेबी, अभी करती हूँ। बड़ी बूढ़ी मुखिया की तरह लग रही थी आज मेरी ईशानी। बहुत गर्व महसूस हो रहा था मुझे उस पर। लो जी, आइसक्रीम भी आ गई। अब तो बताओ अपना सरप्राइज, मम्मी जी ने कहा। ओके, तो सरप्राइज ये है मम्मा, आप मोहित अंकल को मेरा पापा बनाइए। क्या? मैं गुस्से से एकदम से खड़ी हो गई। ये क्या मजाक है ईशु? ईशानी मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, मेरे हाथों को अपने हाथ में ले लिया। ये मजाक नहीं है मम्मा, मुझे माफ कर दो मम्मा, जो मैंने आपको गलत समझा। मैंने कितनी रूडली बिहेव किया था आपसे। आई एम सो सॉरी मम्मा। अब मैं समझ गई हूँ कि आपने उस आदमी से क्यों तलाक लिया और मुझे क्यों उससे दूर रखा। अब मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मोहित अंकल से शादी कर लो। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा। दादी प्लीज़, आगे बात आप करो ना मम्मा से। इसका मतलब मम्मी जी भी इसी प्लान में शामिल है। मम्मी जी ने कहा, मान जा सानवी बेटी। छवि भी आशा भरी निगाहों से विनती कर रही थी। मैंने मोहित की तरफ देखा, वो नजर नहीं आए। तभी नीचे से आवाज आई, क्या मैं जिंदगी भर के लिए आपका हाथ मांग सकता हूँ सानवी जी? मोहित घुटनों के बल जमीन पर बैठे हुए थे, हाथ में अंगूठी लिए हुए। मैं सबको देखने लगी। सबकी आंखों में खुशी थी और मेरी हाँ का इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से हाँ कर दो यार, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने शर्माकर हाँ कर दी। ईशानी की खुशी तो देखते ही बन रही थी। वो एकदम से मेरी बाहों में समा गई। तेरी खुशी के लिए कुछ भी मेरी बच्ची, तू ही तो मेरी जिंदगी है। फ्रेंड्स, हवस का राक्षस कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।